एक बार फिर आपका स्वागत है आपका रिपोर्टर के फेसबुक लाइव पर। तकनीकी खराबी की वजह से पिछला वीडियो बीच में रुक गया था क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ और महत्वपूर्ण विश्लेषण है जो ज़रूर करना चाहेंगे, इसलिए हम जो पहले रिपीट हुई है जानकारियां। सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली लिस्ट जारी कर दी गई है जननायक जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की। 7 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के तहत रखी हैं जजपा ने अपने पास। 3 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो जेजेपी है उसने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी हां, 4 उम्मीदवार। हिसार से ऐलान कर दिया है। हिसार से खुद दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में होंगे। दुष्यंत चौटाला जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वो चुनाव से किनारा कर लें और उनकी मां नैना चौटाला यहां से चुनाव लड़े, इसलिए अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि दुष्यंत चौटाला खुद चुनावी मैदान में होंगे। साथ ही ऐलान किया गया है रोहतक लोकसभा सीट से प्रदीप देशवाल जो छात्र नेता हैं, इंसो के पदाधिकारी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो चुनावी मैदान में होंगे रोहतक से जेजेपी की टिकट के ऊपर। उन्हें टिकट दी गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से स्वाति यादव, उन्हें टिकट दी गई है, वो यहां से चेहरा होंगी जेजेपी का। साथ ही सिरसा से सरदार निर्मल सिंह, उन्हें टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। साथ ही बात की जाए कुरुक्षेत्र की, गुड़गांव की और सोनीपत की, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है जननायक जनता पार्टी ने। साथ ही आम आदमी पार्टी के बांटे में जो सीटें आई हैं अंबाला, करनाल और फरीदाबाद, यहां से टिकट का जो ऐलान है वो नहीं किया गया है, उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। एक और बड़ी बात जो सबसे ज्यादा जोर रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें ऐलान किया गया नामों का जननायक जनता पार्टी की तरफ से, दुष्यंत चौटाला का जोर यह था कि उन्होंने जिन भी नामों का ऐलान किया है तमाम नाम यंग हैं, युवा हैं। जो औसत उम्र है तमाम नामों की वो जाकर बैठती है 33 और सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। अगर खुद दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो वो उन्होंने एलएलएम किया हुआ है और साथ ही अब उन्होंने बताया कि उन्होंने मास कम्युनिकेशन से एमए भी कर ली है। 2 मास्टर्स डिग्री उनके पास अब हो गई हैं। प्रदीप देशवाल की बात की जाए तो वो नेट क्वालिफाइड है और पीएचडी वो कर रहे हैं, परसुइंग है। साथ ही जो स्वाति यादव हैं वो जॉर्जिया से उन्होंने एमबीए की हुई है और वो डायरेक्टर हैं एक स्कूल में जो एक शिक्षण संस्थान है वहां पे डायरेक्टर हैं। 30 साल उम्र है। साथ ही इनकी प्रदीप देशवाल की उम्र 32 साल है और खुद दुष्यंत चौटाला 31 साल के हैं। सिरसा से बात की जाए जो उम्मीदवार हैं निर्मल सिंह 37 साल के हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं, इस वजह से उनकी वहां पर एक पहचान है। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी जो हम लोगों ने अब तक आपसे साझा की थी। इन तमाम नामों का क्यों इनका दिलचस्प हो जाता है, इन अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में आना और मुकाबले को किस तरह से ये और दिलचस्प बना देते हैं या अपनी तरफ खींच लेते हैं। हिसार से अगर शुरुआत करें तो महेंद्र जी, हिसार में दुष्यंत ने बड़ी मजबूती दिखाई है दोबारा चुनाव लड़ने की। उनके कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव अब की बार नहीं लड़ेंगे, उनकी मदर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और उनको बताया जा रहा था कि ज़्यादा मजबूत भी वही हैं, लेकिन उन्होंने खुद लड़के मजबूती दिखाई है कि मैं पार्टी को लीड करूँगा और सामने आके चुनाव लड़ूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे मुकाबला जब 3 बड़े परिवारों के बीच में यहाँ चुनाव होगा। एक बहुत बड़ा परिवार हरियाणा की राजनीति में है, चौधरी छोटूराम का, उनके नाती हैं ब्रजेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं और इनके जो दादा थे वो भी 2 बार विधायक रहे हैं नरवाना के इलाके से। चौधरी नेकीराम जो है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के फादर भी विधायक रहे हैं जी। दूसरा जो बड़ा परिवार है वो चौधरी भजनलाल का परिवार है, जिसमें से कुलदीप बिश्नोई या उनके बेटे भव्य बिश्नोई वो आ सकते हैं मुकाबले में और उनकी परंपरागत सीट ये मानी जाती है। तीसरा बड़ा नाम जो है चौधरी देवीलाल परिवार का है, जिसमें लास्ट टाइम यहाँ से दुष्यंत सबसे युवा सांसद बने थे, वो यहाँ मुकाबले में आ गए हैं। वो भी वही निवर्तमान सांसद भी हैं अब की बार भी। बड़ा दिलचस्प था पिछली बार का मुकाबला, कितने 32,000 वोटों से ही जीत दर्ज की थी दुष्यंत ने। लेकिन उसमें ट्विस्ट ये था कि 6 जो है विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें हार मिली थी, केवल 3 लोकसभा क्षेत्रों में उन्हें जीत मिली थी। लेकिन जीत उन 3 लोकसभा क्षेत्रों में इतनी वोटों की थी कि वो टोटल 31,800 समथिंग वोटों से वो विजयी रहे थे और 31 साल के हैं। बाकी इंफॉर्मेशन आपने दी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा चुनाव 3 बड़े परिवारों के बीच
में यहाँ मुकाबला होने जा रहा है, और उसमें इनेलो भी ताल ठोकेगी, कई और पार्टियां हैं छोटी मोटी वो भी यहाँ पर आएंगी। सुरेश कोत को इनेलो ने टिकट दी है। रोहतक में प्रदीप देशवाल की हाजिरी क्या कहते हैं? क्या ये दीपेंद्र को रोकने की कोशिश है या फिर संजीदगी है कि हम यहां से जीतना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह की पॉलिटिक्स पिछले 4-5 साल में रही है, तो मुझे लगता है कि रोहतक से एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके, दीपेंद्र हुड्डा, जिनके ऊपर कास्टिस्ट होने का आरोप नहीं हो सकता, और वो बड़े सौम्य हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहते हैं कभी भी। इस खासकर इस लेवल पे तो कभी एग्रेसिव नहीं रहे हैं कास्टिज्म पे। और उनके फादर वहाँ 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी सारी डेवलपमेंट उन्होंने कराई है, तो मुकाबला वहाँ सत्ता पक्ष और दीपेंद्र के बीच में ही रहेगा। लेकिन जेजेपी शायद ये सोचती है कि अगर दीपेंद्र 1 फुट पीछे हटते हैं, 1 कदम पीछे हटते हैं, तो उनके लिए स्पेस ज़्यादा खुलेगा। इसीलिए रोहतक से प्रदीप देशवाल को उतारा गया। वो छात्र नेता है, रोहतक के ही पास के इलाके के रहने वाले हैं, सक्रिय भी एमडी यूनिवर्सिटी में रहे हैं और हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदीप देशवाल को ये लोग विधानसभा के लिए तैयार कर रहे हैं। वहाँ किसी सीट से इन्हें विधानसभा का चुनाव जरूर लड़वाया जाएगा। भिवानी से स्वाति यादव को जो है ना, मैं उस दूसरे नजरिए से देखता हूँ कि ये कास्टिज्म को लिहाज देखकर इसको, कास्ट इक्वेशन है, जातीय जो समीकरण है उस हिसाब से, जातीय समीकरण को देखकर यहाँ ये इनको टिकट दिया गया है। यहाँ ऑलरेडी 2 जाट मजबूत कैंडिडेटों को टिकट मिल चुकी है। कांग्रेस से चौधरी बंसीलाल की पोती यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, श्रुति, और बीजेपी की टिकट पर धर्मवीर चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मवीर वो है जिन्होंने, चौधरी बंसीलाल बहुत ही दिग्गज नेता थे, जिनको उनकी तीनों पीढ़ियों को हराया हुआ है। 1987 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चौधरी बंसीलाल को हराया, और उन्होंने चौधरी श्रुति के फादर को धर्मवीर ने हराया हुआ, सुरेंद्र को, और पिछले इलेक्शन में ही उन्होंने श्रुति को हराया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा चुनाव लड़ना। एक धर्मवीर के मामले में यह था कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था कि मैं अब की बार विधानसभा का चुनाव, वो भी तोशाम से लड़ना चाहता हूं, लोकसभा का नहीं लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदली, एक बार फिर लगा कि बीजेपी की तरफ झुकाव है, पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, तो माहौल जब बदल गया तो फिर से टिकट लेकर वो चुनावी मैदान में है। यहाँ पर स्वाति यादव को क्या इस लिहाज से फायदा है कि ये अहीर बेल्ट है, काफी अहीर वोट काफी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अहीर वोटर काफी सारे हैं। और धर्मवीर को मौसम वैज्ञानिक माना जाता है हरियाणा के पॉलिटिक्स का। वो जिधर होते हैं तो मौसम वैज्ञानिक से दर्शक भी समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे, जिनकी हवा होती है धर्मवीर उधर खड़े मिलते हैं आपको। अगर इनका पुराना इतिहास उठा के देखेंगे आप तो वही नजर आएंगे आपको। सिरसा से भी जो है सरदार निर्मल सिंह को टिकट दी गई है। ये धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और इलाके में इनकी पहचान है, लोगों को पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, लेकिन पहचान है। लोकसभा के लिए पहचान होना बड़ी बात होती है, नाम होना बड़ी बात होती है। लोगों को एक ऐसे आदमी की तलाश होती है जिनसे उन्हें इंटरेक्शन हो, जिनके बारे में उन्हें जानकारी हो। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि बाकी पार्टियों के उम्मीदवार आप देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल मौजूदा सांसद हैं चरणजीत सिंह रोड़ी, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो चुनावी मैदान में और सांसद रह चुके हैं इस सीट से। और बीजेपी जो सत्ताधारी है उसने स्वाति दुग्गल को, सुनीता दुग्गल को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव लड़ा था रादौर से, और रानिया से ही था शायद। हाँ, तो रिजर्व सीट थी, रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा था सिरसा से ही, और वो हार गई थी। ये इनके IRS रही हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इनके हस्बैंड भी यहीं प्रशासनिक अधिकारी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को 3 जो सीटें मिली हैं, बिल्कुल हरियाणा के दोनों कोणों पर आम आदमी पार्टी विराजमान हो गई है। अम्बाला से हरियाणा शुरू होता है और फरीदाबाद पे ख़त्म होता है। एक कदम इनका बीच में करनाल में रुका है, और वो करनाल में जो कदम रुका है मेरे ख्याल से वो नवीन जय हिंद के कारण ये सीट इनके खाते में आई है। नवीन जय हिंद ने शायद मांग के ली होगी। मुझे लगता था कि नवीन जय हिंद भी दुष्यंत की तरह मजबूती दिखाएंगे और रोहतक से ही चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी वो जीत का दावा करते रहे हैं, और अब तो जजपा का समर्थन भी इन्हें मिल गया है। जजपा का अलायंस होने के बाद तो इन्हें रोहतक से ही ताल ठोकनी चाहिए थी। लेकिन करनाल की सीट ब्राह्मणों की सीट मानी जाती है, वहां से 12 बार, मैं रिपीट कर रहा हूं, 12 बार सांसद जो है ब्राह्मण बने हैं करनाल से। ये जो सुनीता दुग्गल के बारे में, रतिया या रानिया, मैं कंफ्यूज,
रतिया से चुनाव लड़ा था, हारी थी, बहुत कम मार्जिन से हारी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे करनाल की। करनाल में 12 बार ब्राह्मण जो है इलेक्ट रहे, लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से यहाँ पर बीजेपी पंजाबियों को प्रतिनिधित्व देती आ रही है। पिछली बार भी यहाँ पंजाब केसरी अखबार समूह के अश्विनी चोपड़ा सांसद बने थे, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, और अब की बार भी जो टिकट दी गई है वो पंजाबी समुदाय को दी गई है। तो यहाँ का इस चीज के लिए मैं सच में ही माफी चाहूंगा, ये मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया है। नाम रवि जी, मंजीत जी, आप जानकारी देने, बंटी जी आप जानकारी देने की कोशिश भी कर रहे हैं। रतिया और रानिया में कंफ्यूजन है, तो इस वजह से रतिया से है, रतिया से है या रानिया से? रतिया से रिजर्व सीट रतिया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बाई इलेक्शन भी हुआ था थोड़े दिन पहले ही, इलेक्शन से इनेलो के एक विधायक का निधन हो गया था उसके बाद जी। और नवीन जय हिंद की और करनाल की हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ से नवीन जय हिंद करनाल से चुनाव लड़ेंगे, कन्फर्म हो गया है। अब ये जब सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखा है तो मैं चर्चा कर रहा था कि इन्हें रोहतक से चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ अरविंद शर्मा और दीपेंद्र को देख के शायद इन्होंने मन बनाया होगा कि करनाल अच्छा है, करनाल से कोई और कैंडिडेट भी ब्राह्मण नहीं है। और एक बड़ी बात और की है नवीन जय हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, कि जो है हमने कांग्रेस को ऑफर दिया था। बहुत कम राजनीति में इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, जब गठबंधन हो जाता है तो सारी चीज़ें सही हो जाती है, लेकिन जब गठबंधन नहीं हो पाता है तो कोई भी पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि हमने कोई चर्चा की थी। सारी वो जो मुलाकातें होती हैं वो पर्सनली हो जाती हैं और किसी और नाम दे दिया जाता है, उनका राजनीति से कभी नहीं जोड़ा जाता उनको। लेकिन इन्होंने बड़ी साफ उससे स्वीकार किया कि हाँ हम इंटरेस्टेड थे, कांग्रेस का केंद्रीय हाईकमान भी इंटरेस्टेड था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के सामने हमारी और केंद्रीय हाईकमान की दाल नहीं गली। भूपेंद्र हुड्डा ने ही इस अलायंस को मना कर दिया, डिनाई कर दिया। तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा की इन्होंने मजबूती दिखाई है कि भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस में जैसा कि प्रचार होता रहा है कि अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन नवीन जय हिंद का बयान को अगर हम सही माने तो हम ये दावा कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है आज के टाइम में। भूपेंद्र हुड्डा के ही कहने से डिसीजन होते हैं ऊपरी लेवल के, उस स्तर के अलायंस होगा या नहीं होगा। और इसका मतलब ये भी मान के चला जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कॉन्फिडेंट हैं कि वो कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है। हालांकि जो नवीन जय हिंद कुछ और नैरेटिव कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कम से कम उनकी बातों से ये तो साफ है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हिसार से कौन जीतेगा, अंबाला से कौन जीतेगा। हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी टिकटों का ऐलान हुआ है, तमाम नाम चुनावी मैदान में। हिसार तो बहुत दिलचस्प होने वाला है, ये आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत दिलचस्प होने वाला है। अंबाला से अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखने वाली बात है कि कौन उम्मीदवार होगा। हालांकि अब तक जो उम्मीदवार है, कुमारी सैलजा है, वहां से मौजूदा सांसद रतनलाल कटारिया है, और बसपा और एलएसपी के जो उम्मीदवार नरेश सारन है वो भी काफी मजबूत है। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला ऑलरेडी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इसके बाद देखने वाली बात होगी कि कोई और कौन बनता है या कोई और एंगल बनता है या नहीं बनता है। रामपाल वाल्मीकि को दिया, काफी बड़े कद्दावर नेता है। अगर किसी अच्छे समय में टिकट इनको दी होती तो एक काफी अच्छी टक्कर इनेलो की तरफ से रामपाल, बिल्कुल जाना पहचाना नाम है और लोग इनके बारे में खूब अच्छे से जानते हैं। अब नवीन जय हिंद की हम चर्चा कर रहे थे, रोहतक की। रोहतक, हिसार रोहतक, पहले कहते थे कि हॉट सीट रोहतक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हॉट सीट हो गई है हिसार। हिसार में अब की बार दंगल जमेगा। हिसार में 3 परिवारों की राजनीति दांव पे है। 3 परिवारों का वहां पर फैसला होगा कि हिसार की चौधर कौन करेगा। और दुष्यंत के मैदान में आने से थोड़ा बहुत फायदा, जो बैकवर्ड क्लास का वोट और जो सवर्ण जातियों का वोट एकदम से बीजेपी की तरफ जा रहा था, शायद बैकवर्ड क्लास का वोट वो दोबारा कुलदीप की तरफ आएगा। कुलदीप में भी उन्हें कोई उम्मीद नजर आएगी। हमारे कुछ सर्वे थे उनमें काफ़ी कम वोट आई थी जो पहले दिखाए गए थे उनमें, लेकिन अब दुष्यंत के आने से यहाँ मुकाबला तीनों के बीच में कांटे का होगा। जी, कांटे का मुकाबला हो गया है, नजर बनी रहेगी। रोहतक में तो हम लोग जाके आए थे, काफ़ी कुछ हमने और भी सर्वे भी किया था, ऑन पेपर जो सर्वे किया था, खुद भी लोगों से जाके बातचीत की, और वहाँ से कुछ सारी वीडियोस जो तैयार हो रही हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पाता है, एडिट करके हम लोग आप तक पहुँचा भी रहे हैं। अब हमारी अगली कोशिश होगी कि हिसार जाया जाए, वहाँ का टेम्परेचर चेक किया जाए कि वहाँ पर सच में ही लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, वहाँ मुकाबला कितना दिलचस्प देखने को मिल रहा है। तो हमारी कोशिश
कोशिश रहेगी कि इस वीकेंड पे हम लोग वहाँ पे जाए। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों को लगता है कि ये तमाम जो जानकारी इस वीडियो में दी गई है, ये जो तमाम विश्लेषण किया गया है वो आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिएगा। फेसबुक पेज पर आप जाहिर तौर पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाते हैं। थैंक यू सो मच।